शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद तज्ज़िया नगारों का ख्याल है कि उनका असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है, जो कि एक दुरुस्त बात है। लेकिन सियासी लोगों के इम्तिहानात हर वक्त जारी रहते हैं। किसी इम्तिहान में वो फ़ेल हो जाते हैं, किसी इम्तिहान में वो पास हो जाते हैं, कभी वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, कभी जेल में चले जाते हैं, कभी उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनते हैं, और कभी वो इस पोजीशन में होते हैं कि दूसरों के ख़िलाफ़ मुकदमात बना पाएँ। तो सियासतदानों के इम्तिहानात तो जारी रहेंगे, तो इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है कि कैसी अक़लीती हुकूमत जो मार्ज़ वजूद में आई है, अपनी एक ऐसी साथी जमात की मदद से जो इसके बारे में बड़े शदीद ख़दशात रखती है और किसी भी वक्त अपना हाथ खींच सकती है, यानी पीपल्स पार्टी, उसका इम्तिहान तो हर वक्त जारी रहेगा। लेकिन असल इम्तिहान सियासतदानों का नहीं है। नई हुकूमत के बनने के बाद और आज की असम्बली के इजलास को सुनने के बाद और कुछ तहकीक करने के बाद और लोगों से बात करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि असल इम्तिहान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में चलने वाली इस्टेब्लिशमेंट का है, जिसका आगाज़ अब हुआ है। इसकी दो तीन वजूहात हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं। पहली वजह तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने पिछले 1.5-2 साल में एक खुला ताकत का हाथ देखा है, और वो ताकत का हाथ अकेला उन्हीं का था। उनके सामने केयर टेकर निज़ाम लगा हुआ था। केयर टेकर निज़ाम चूँकि सियासी निज़ाम नहीं था, ना उसकी कोई जड़ें थीं, वो एक आइनी अरेंजमेंट था जो गैर मामूली सूरत हाल के पेश नज़र तवालत इख्तियार करता गया। लेकिन उस तवालत के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का रोल आपको हर जगह पर नज़र आता है। तो कोई बहस नहीं थी, कोई पूछ परतीत नहीं थी, और बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे ज़ाविये हैं जिससे आप बता सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कुल्ली तौर पर केयर टेकर हुकूमत के दौरान अपना काम कर रही थी और इसके ऊपर कोई कदगन नहीं थी। अब ज़ाहिर है वो पिकनिक तो हो गई है ख़त्म। केयर टेकर हुकूमत जा चुकी है, चारों असम्बलियों के अंदर हुकूमतें मौजूद हैं, मरकज़ के अंदर एक हुकूमत बन रही है, पार्लिमान और सूबाई असम्बलियाँ बहुत वाइब्रेंट तरीके से, बहुत तवानाई के साथ, बहुत गुस्से के साथ बाज़ जगहों पर आपको काम करती हुई नज़र आ रही हैं। तो वो जो फ्री प्ले था केयर टेकर हुकूमत के दौरान, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। दूसरी बात यह कि जब आप ताकत इस्तेमाल करते हैं तो फिर एक निज़ाम के अंदर आपकी जड़ें बन जाती हैं, भले वो वक्ती क्यों ना हो। तो केयर टेकर हुकूमत के दौरान जो जड़ें बनी हैं, अब उनको रोल बैक करना होगा, जो किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत मुश्किल है। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा, पहला इम्तिहान और उसका मरहला, कि इस्टेब्लिशमेंट अपने पुराने रोल जिसके अंदर कोई कदगन नहीं थी उसको कैसे छोड़ती है और नए हालात के मुताबिक अपनी ताकत के इस्तेमाल के ऊपर राज़ी होती है। दूसरा इम्तिहान इससे भी ज़्यादा अहम है और पहले के साथ जुड़ा हुआ है कि चूँकि आपके पास अब खुली ताकत नहीं है, तो जहाँ पर आप कदगन लगा सकते थे वो कदगन अब मौजूद नहीं है। यानी बातचीत के ऊपर कदगन लग सकती थी, वो बातचीत अभी भी आप रोक सकते हैं, आप ट्विटर को स्लो डाउन कर सकते हैं, आप पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर स्पीच जो है उसको रुकवा सकते हैं। जिस तरह असद कैसर की स्पीच के बारे में कहा जाता है जी कि उनकी स्पीच जब चल रही थी तो वो पीटीवी ने रोक दिया। पीटीवी के लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने कुछ अपनी मजबूरियां बताई, जिसके अंदर बहरहाल सेंसरशिप का अंसर नहीं है, लेकिन ये अक्लमंदाना और कॉमन सेंसिकल ही नतीजा अखज़ करना होगा कि ज़ाहिर है असद कैसर के वक्त ही क्या इनको ये मजबूरियाँ याद आई तो वो स्पीच जो उन्होंने रोक दी। हालांकि वो बड़ी बात नहीं कर रहे थे, वो ये बता रहे थे कि कैसे उनके ऊपर दबाव डाला जाता रहा कि अपनी पार्टी तब्दील करें और वो साबित कदम रहे वगैरह वगैरह, बीच में स्पीच काट दी गई। अब ये अगर केस स्टडी के तौर पर आप लें तो ये सहूलत अब नए निज़ाम के अंदर उस तरह मुयसर नहीं होगी जैसे पुराने निज़ाम के नीचे मुयसर थी, और जब आप इस सहूलत को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे तो उसका रद्द अमल भी आएगा। वो रद्द अमल सोशल मीडिया के ऊपर आएगा, वो रद्द अमल पार्लिमान के अंदर बहस के अंदर आएगा। एक असम्बली के अंदर बात रोकेंगे तो दूसरी असम्बली के अंदर बात जाएगी, एक असम्बली के अंदर एक रेजोल्यूशन मूव करेंगे तो उसका जवाब दूसरी असम्बली के अंदर से आएगा। तो जो डायनेमिक्स हैं किसी भी किस्म की सेंसरशिप के, वो आपको तब्दील होते हुए नजर आते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये तो कोई बड़ा इम्तिहान नहीं है, तरीके हैं बात रुकवाने के, लेकिन जो मैंने देखा है पिछले कई सालों में हमारे यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट का 10 में से 9 मामला क्या होता है कि बात क्या हो रही है, और जो हमारी स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन है उसका जो असल मकसद है मुझे नज़र आया वो ये नहीं है कि आपने क्या बात करनी है, जिससे मुराद ये है कि लोगों से आपने क्या कम्युनिकेट करना है। उसका मतलब और
मकसद ये होता है कि क्या बात आपने रुकवानी है। तो ट्विटर के ऊपर क्या बात हो रही है, सोशल मीडिया के ऊपर क्या चिट चैट चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किस किस्म की हो रही है, एहतजाज किस किस्म का हो रहा है, किसने क्या वीलॉग कर दिया, किसने क्या प्रोग्राम कर दिया, रुकवाने के ऊपर ज़्यादा ज़ोर है। क्योंकि ख्याल ये किया जाता है कि अगर आपने ये बातें ना रोकी तो एक परसेप्शन बन जाएगा, और परसेप्शन को अगर आप बार बार री-इन्फोर्स करते रहें तो हकीकत में तब्दील हो जाएगा। तो इसको इतना हल्का ना लें। बात को रुकवाना, बहस को मुंजमद करना किसी ख़ास नुक्ते पर लाकर और उसको फिर रिवर्स करना एक बहुत बड़ा कंसर्न इस्टेब्लिशमेंट कर रहा है, जो अब मुमकिन नहीं है। इस वजह से नहीं कि बहुत बड़ा कोई पाकिस्तान में सियासी इनकलाब आ गया, लेकिन इंतखाबात के नतीजे में जिसने जो कुछ हासिल करना था उसने हासिल कर लिया, जिसने जो कुछ खोना था उसने खो दिया, जिसने जिस जगह पर बैठना था वो वहाँ पर बैठ गया। जिससे जुड़ा हुआ है तीसरा इम्तिहान, यानी ये कि आप ऑब्लाइज कर सकते थे लोगों को, किसी को ओहदे के लालच के हवाले से, किसी को इंतखाबात के नताइज के हवाले से, कुछ खुद ऑब्लाइज होना चाहते थे, खुद को खौफ में मुब्तला करना चाहते थे, खुद कंसेशंस लेना चाहते थे। जो भी अरेंजमेंट था वो एक हतमी अरेंजमेंट नहीं था, वो एक तब्दीली के अमल में से गुजरता हुआ अरेंजमेंट था। अब वो तब्दीली का अमल ख़त्म हो गया। अब जिसने इलेक्शन जीतना था उसने जीत लिया है, जिसने इलेक्शन हारना था वो हार गया है, जिसने ऑब्लाइज अपने आप को करवाना था उसने करवा लिया है, जिसको कुछ नहीं मिला वो अब अपने नए लाए अमल के ऊपर अमल दरामद कर रहा है। तो तमाम चीज़ें अपनी अपनी जगह पर बैठ गई हैं। जब तमाम चीज़ें अपनी अपनी जगह पर बैठ गई हैं तो पुराने निज़ाम के ज़रिए कि हम आपको ताकत में ले आएंगे, हम आपको ताकत में निकाल देंगे, या ये परसेप्शन कि ये हमें ताकत में ला सकते हैं या हमें ताकत से निकाल सकते हैं, ये दोनों न्यूट्रलाइज हो गए हैं। अब आप खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को तो ताकत में से निकाल नहीं सकते, सिंध असम्बली को तो ताकत में से निकाल नहीं सकते, पंजाब के अंदर भी बहुत मुश्किल होगा कि उस हुकूमत के नीचे से आप कारपेट खींच लें। बलूचिस्तान की एक हुकूमत है, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर और मसले ज़्यादा इतने बढ़ गए हैं कि वो हुकूमत अगर आपके साथ मुकम्मल तौर पर खड़ी भी रहे तो भी बड़े मसाइल का जवाब आपके पास नहीं है। अब महमूद खान अचकज़ई के घर के सामने वाली जो चार दीवारी है उसके ऊपर जो रेड हुई है, अब ये कहना कि वो रेड चूँकि वहाँ पर कब्ज़ा था और उनका वहाँ पर नौकर मौजूद था, ये बात कोई बनती नहीं है। यानी रेड क्या उसी दिन होनी थी कि उसी दिन डिस्कवरी हुई कोयटा के डीसी को कि जिस दिन वो सदारती उम्मीदवार के तौर पर सामने है, तो ये बात कोई जचती नहीं है। जचे या ना जचे, पहले जचने या ना जचने का मयार आपको नहीं मुकर्रर करना पड़ता था, अब आपको ये मयार मुकर्रर करना पड़ेगा कि जो आप बात कर रहे हैं उसको कितने लोग मानने को तैयार हैं। और सिर्फ सोशल मीडिया की बहस नहीं होगी। अब असम्बली के फ्लोर के ऊपर आया और आपने देखा कि 2 घंटे के अंदर अंदर रेड के बाद कितनी बड़ी खबर बन गई। ये केयर टेकर की हुकूमत जो अगर होती और पुराना निज़ाम चल रहा होता तो ये खबर न बनती, इसके ऊपर मज़ीद बहस ना होती। अब ये हवाला रहेगा, हर तकरीर के अंदर आएगा, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आएगा, तो आप कितने लोगों को रोक पाएंगे। तो लिहाजा अब जो पुराने तौर तरीके हैं उनके ज़रिए आप निज़ाम को किसी तरफ ले जाकर खड़ा नहीं कर सकते या उसको खामोश नहीं करवा सकते। अब लोग बोलेंगे और ये मैंडेटेड लोग हैं। अगर इन लोगों को आपने रोकना होगा तो एक जगह से आप रोकेंगे तो दूसरी जगह से आवाज़ आनी शुरू होगी। तो आपको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त गुस्सा है वो किस नहज पर पहुंचा हुआ है। वो असम्बली की तकरीर से भी आपको अंदाज़ा होगा। आपको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के अंदर जो ग्रीवेंस है इलेक्शंस के हवाले से वो किस नहज पर पहुंचा हुआ है। ये अवामी नेशनल पार्टी का मैं आपको बता रहा हूँ, कल उन्होंने एक प्रेस मीट रखा हुआ है और उसके अंदर जो टाइटल है वो बड़ा दिलचस्प है कि फ़ौज का किरदार इंतखाबात के अंदर क्या है और पैसे किस तरह चले हैं। ये तमाम के तमाम लोग जो हैं जो सियासी तौर पर अब मोटिवेटेड हैं, और जैसा मैंने पहले कहा कि जिसने हारना था वो हार गया, जिसने जीतना था वो जीत गया। नोबडी हैज़ एनीथिंग टू विन एंड नोबडी हैज़ एनीथिंग टू लूज़। और जहाँ पर विन और लॉस का तस्वर है वो मरकज़ की हुकूमत है जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी है। तो अगर आपने कहीं पर ज़ोर चलाना है तो मरकज़ की हुकूमत पर चलाना जो वैसे ही कमज़ोर है। तो इस किस्म के इवेंट्स जो अवामी नेशनल पार्टी कर रही है, इनकी तादाद बढ़ती जाएगी और इनकी खबरें लगती रहेंगी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहेंगे। असद कैसर बोलते रहेंगे, असद कैसर जैसे दूसरे लोग बात करते रहेंगे, बैरिस्टर गौहर बोलते रहेंगे, तो चीज़ों ने डॉक्यूमेंट होना शुरू हो जाना है। जो 5वां बहुत बड़ा चैलेंज है कि केयरटेकर हुकूमत के दौरान जो कुछ हुआ, अभी तो लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता बात करनी शुरू की है
انتخابات کے دوران جو کچھ ہوا اس کی ڈاکومنٹیشن کا آغاز ہو جائے گا، اسپیچز کی صورت میں، آرٹیکلز کی صورت میں، پریس کانفرنسز کی صورت میں، ٹویٹس کی صورت میں، اور وہ تمام نظام جس طریقے سے چلتا رہا وہ آ کر سامنے کھڑا ہو جائے گا اسٹیبلشمنٹ کے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے بعد جو آپشنز ہیں اس نظام کو ٹیکل کرنے کے وہ بہت محدود ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ ان کو بہت ساری آپشنز ہیں، اور مفروضہ یہ ہے کہ یہ نظام آہستہ آہستہ اپنی سیٹوں کے اوپر بیٹھ جائے گا، غصہ نکالنے کے بعد جو بڑبولا پن ہے اس کا وہ ختم ہو جائے گا۔ ہمیں فی الحال ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جیسا میں نے پہلے کہا کہ اب آپ کسی کو مزید اوبلائج نہیں کر سکتے، وہ اوبلائج کرنے کا وقت گزر گیا۔ اب آپ کیئر ٹیکر کو سامنے رکھ کے کام نہیں کر سکتے، خاص حد سے زیادہ وہ کام نہیں ہوں گے۔ سیاستدان مزید دفاع آپ کا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو بھی اپنی حدود کا احساس ہے۔ تو وہ جو فیز تھی کیئر ٹیکرز کی وہ ختم ہوئی ہے، اس میں جو طاقت استعمال کی اسٹیبلشمنٹ نے وہ ختم ہوئی ہے، اور ختم ہونے کے بعد اب یہ نظام اپنے طور سے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو جتنی بھی اسپیچز ہو رہی ہیں، جتنے بھی حوالے بن رہے ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہیں کہتے ہیں شہباز شریف کی حکومت کو یا مریم نواز کی طرف وہ بندوقیں تانتے ہیں، لیکن وہ تمام کا تمام غصہ جو ہے وہ پنڈی کی طرف جاتا ہے، یعنی جنرل آصف منیر کی اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کا جو گڑھ ہے وہاں جاتا ہے، یا اپارے کی طرف جاتا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ نظام ایک نیا رخ اختیار کر رہا ہے۔ اس ماحول میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا گنجائش موجود ہے، ان کے پاس آپشنز کیا ہیں، اس کا تجزیہ ہم اگلے اسٹیج میں کریں گے۔